हेलो गाइस, मेरा नाम है नरोत्तम भट्टाचार्य और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉग सिस्टम कॉल के बारे में। ओके, तो सिस्टम कॉल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है मेरे। अगर आपको देखना है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम कॉल का जितना भी नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज, वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग फॉग सिस्टम कॉल में आते हैं तो आपको बहुत ईजी होगा फॉग सिस्टम कॉल समझने में। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में फॉर्क के बारे में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फॉर्क। तो द फर्स्ट पॉइंट, फॉर्क होता क्या है या फिर फॉर्क का यूजेस क्या होता है। तो फॉर्क सिस्टम कॉल इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए चाइल्ड प्रोसेस। ओके, सो फॉर्क सिस्टम कॉल किस लिए यूज होता है? एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने में यूज होता है, क्रिएटिंग ए न्यू प्रोसेस। जिस प्रोसेस को हम लोग चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। ओके, वही प्रोसेस को हम लोग चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। और इसका एडवांटेज क्या होता है? which run concurrently with the process that make the fork call। मतलब ये concurrently चल सकता है। तो अगर मैं इसको आप लोगों को ड्रॉ करके समझाऊं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोग्राम है। ओके, सो ए प्रोग्राम का मान लेते हैं एक प्रोग्राम है पी। ओके, सो एक प्रोग्राम है। सो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम लोग कुछ ग्रामर या फिर कुछ रूल्स और सिंटेक्स फॉलो करके लिखते हैं। तो मान लेते हैं एक सी प्रोग्रामिंग है जहाँ पर मैंने कुछ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखा है और इसके अंदर मैंने फॉर्क भी लिखा है। ओके, सो मान लेते हैं फॉर्क मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने फॉर्क स्टेटमेंट भी लिख दिया इसके अंदर। ओके, सो जब मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? प्रोसेस बन जाएगा। तो मान लेते हैं P1 हो गया, अभी प्रोसेस 1 बन गया। तो जब ये प्रोसेस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, जब ये लाइन में फॉर्क मिल जाएगा, इस प्रोग्राम को फॉर्क मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा? ये प्रोग्राम इसका खुद का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा। ओके, सो उसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ C1। तो एक चाइल्ड 1 क्रिएट हो गया P1 से। ओके, P1 से। तो क्योंकि P1 से बना है तो इसके अंदर हर एक चीज सेम होगा। जैसे कि हमारे पास क्या था? P1 था, सेम टू सेम इसके अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होगा जो एज इट इज कॉपी होगा P1 का। ओके, सो क्या हो गया? फॉर्क एक ऐसा सिस्टम कॉल होता है जो कि एक डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट करता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग एक न्यू प्रोसेस बना सकते हैं फॉर्क यूज करके। ओके, और वो जो होता है उसको हम लोग चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। जब वो प्रोसेस क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चाइल्ड प्रोसेस भी कहते हैं। और ये दोनों प्रोसेस कॉन्करेंटली डन हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फॉर्क सिस्टम कॉल टेक्स नो पैरामीटर। सो ये वाला पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। ये क्या करता है? कोई पैरामीटर्स नहीं लेता। वेयरएज ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास तो विंडोज में क्रिएट प्रोसेस भी है, तो हम लोगों ने क्रिएट प्रोसेस क्यों स्टडी नहीं कर रहे? हम लोग फॉर्क क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप क्रिएट प्रोसेस करके प्रोसेस क्रिएट करने जाते हो तो वहां पर बहुत सारे वो जो पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट्स हमें पास करना पड़ता है फंक्शन के साथ। ओके, लेकिन जो फॉर्क है वो बहुत ही इजी होता है, उसमें कुछ भी आर्गुमेंट या फिर कुछ भी पैरामीटर हमें सेंड नहीं करना होता है। सो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फॉर्क प्रीफर करते हैं। और ये फॉर्क हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। इनके बारे में मैं ऑलरेडी सिस्टम कॉल में बताया हर एक चीज़। ओके, तो फॉर्क का और एक स्पेसिफिकेशन क्या है? फॉर्क एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये इंटीजर वैल्यू क्यों रिटर्न करता है कि नहीं? कोई ना कोई तो कारण होगा क्यों रिटर्न करता है। क्योंकि आप लोग देखिए, अभी हमारे पास एक P1 है और एक क्या है? चाइल्ड C1 है। ओके, सो हमारे पास दो प्रोसेस बन गया। जब हम लोगों ने, हमारे पास पहले तो एक ही प्रोग्राम था P1, वहां पर हम लोगों ने फॉर्क यूज किया। तो देखिए ये हमारा P1 था, वहां पर हम लोगों ने क्या किया? फॉर्क यूज किया। तो हमारे पास अभी दो प्रोसेस बन गए, P1 एंड C1। और दोनों के अंदर जो कोड है वो एज इट इज सेम टू सेम है। ओके, कॉपी है, मतलब फुल टू। तो अभी हम लोग कैसे समझेंगे कि ये P1 चल रहा है या फिर ये C1 चल रहा है? अगर हमें कोई भी प्रोसेस एक्सेस करना है या फिर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? या फिर कोई चीज ऐड ही करना है, मान लेते हैं चाइल्ड प्रोसेस, क्योंकि नया प्रोसेस बन गया तो इसके अंदर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन ऐड करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? तो वो करने के लिए फॉर्क क्या करता है? हमें
कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, और वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये चाइल्ड है या फिर क्या है, पेरेंट है। वही लिखा है मैंने यहाँ पर, टू डिस्टिंग्विश द पेरेंट from the child we check the return value of fork। ओके, सो आई होप ये दो जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो अभी देख लेते हैं ये जो डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है फॉर्क, तो वो इंटीजर वैल्यू क्या क्या होता है। ओके, सो फॉर्क फंक्शन ये तीनों प्रकार के वैल्यू रिटर्न कर सकता है, बस आइदर या फिर ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, या फिर ये जीरो रिटर्न करेगा, या फिर ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, सो तीन टाइप का वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू कुछ भी नेगेटिव वैल्यू, कोई सा भी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। मान लेते हैं 2, 3, 23, 22, 3, 4 ऐसे करके कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू में भी जीरो से ऊपर कोई सा भी पॉजिटिव वैल्यू आप ले सकते हैं तो ये रिटर्न कर सकता है, और जीरो तो जीरो ही होता है। ओके, सो नेगेटिव वैल्यू कब रिटर्न करेगा फॉर्क? ओके, सो फॉर्क तभी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा जब ये अपना प्रोसेस जो है वो क्रिएट ही ना कर पाए। दैट मीन्स हम लोग क्यों फॉर्क यूज करते हैं? एक नया प्रोसेस क्रिएट करने के लिए, या फिर एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट ही ना हो पाए तो वो क्या रिटर्न करेगा? वो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, इफ क्रिएशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस वाज अनसक्सेसफुल। ओके, अगर मान लेते हैं वो प्रोसेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो वो फॉर्क जो है वो दो वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, जीरो या फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू वो रिटर्न कर सकता है। तो जीरो कब रिटर्न करेगा और पॉजिटिव वैल्यू कब रिटर्न करेगा? तो फॉर्क जीरो कब रिटर्न करता है? अगर वो प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस हो। ओके, अगर वो प्रोसेस क्या हो, अगर वो चाइल्ड प्रोसेस हो तो वो जीरो रिटर्न करता है। अगर वो प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस हो तो वो क्या रिटर्न करता है? वो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्क क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं। फॉर्क तीन वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू। इन जनरल केस हम लोग ये नेगेटिव वैल्यू लेके नहीं चलते, क्योंकि हमें पता है जब भी हम लोग फॉर्क यूज करेंगे एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम लेवल पे कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये नेगेटिव वैल्यू भी आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज हम लोग इसका इतना भी यूज नहीं करते नेगेटिव वैल्यू का। लेकिन ये दोनों वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्क क्या क्या रिटर्न करता है? एक जीरो रिटर्न करता है, एक पॉजिटिव वैल्यू। जीरो तभी रिटर्न करता है जब वो प्रोसेस क्या हो, वो चाइल्ड प्रोसेस हो, और पॉजिटिव कब रिटर्न करता है? अगर वो प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे भी चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे एक फॉर्क सिस्टम कॉल कैसे इवॉल्व होता है, या फिर कैसे वो एक के बाद एक स्टेप परफॉर्म करते हैं जब फॉर्क सिस्टम कॉल उससे मिलता है। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ एक प्रोसेस है जिसका जो कि हम लोगों ने इसका नेम दिया P1। ओके, सो P1 को जब भी फॉर्क सिस्टम कॉल मिलेगा, ओके, जब भी इसको फॉर्क सिस्टम कॉल मिलता है ये क्या कर लेता है, ये जो P1 है एक खुद तो चलता ही है, उसके साथ उसका एक डुप्लीकेट प्रोसेस भी बन जाता है जिसको हम लोग C1 भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया एक चाइल्ड प्रोसेस बनता है तो मैंने यहाँ पर उसका नेम दिया C1। ओके, चाइल्ड प्रोसेस बन गया, और P1 हमारा पेरेंट प्रोसेस है। ओके, सो इन दोनों में तो कोड सेम ही होगा। तो क्या आपको पता है, जब मैंने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोला के बारे में बताया था तो मैंने एक चीज बताया था कि हर एक प्रोसेस का एक क्या होता है, PID भी होता है। तो एक पेरेंट का भी एक प्रोसेस आईडी होगा। तो मान लेते हैं इसका प्रोसेस आईडी है 1021। ओके, मैंने ले लिया बस 1021। तो वैसे ही चाइल्ड प्रोसेस है उसका भी एक प्रोसेस आईडी होगा 1022। मैंने इसका प्रोसेस आईडी ले लिया। ओके, सो दोनों का प्रोसेस आईडी मैंने ले लिया। और मैंने एक बात भी बताया था आपको पीसीबी के बारे में। पीसीबी क्या होता है, वो प्रोसेस के रिलेटेड हर एक चीज को उसके अंदर स्टोर करता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस आर स्टोर इन ए पीसीबी। तो पीसीबी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, सो हर एक प्रोसेस के लिए उसका एक खुद का पीसीबी होता है। पीसीबी पीसीबी के अंदर क्या क्या चीज होता है, तो यहाँ पर मैंने उनको नोट डाउन करके रखा है। तो P1 के लिए उसका खुद का पीसीबी होगा। ओके, और C1 के लिए भी उसका खुद का पीसीबी होगा। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पर एक नया चीज आने वाला है जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से डिफाइन नहीं किया था, या फिर आगे मैंने नहीं बताया था, जितने भी लेक्चर गए लास्ट उनमें नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर मैं बस उसका थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ।
हर एक पीसीबी, क्योंकि P1 का एक खुद का पीसीबी है, C1 का खुद का एक पीसीबी है, तो हर एक पीसीबी तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन सभी का खुद का एक पीसीबी होगा, है कि नहीं? तो वो पीसीबी को, क्योंकि हमारे पास हर एक प्रोसेस के लिए एक पीसीबी होता है, तो उनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक टेबल होता है। ओके, हमारे पास क्या होता है, एक टेबल होता है जिसमें हम लोग हर एक पीसीबी का, हर एक प्रोसेस का, पीसीबी का और प्रोसेस आईडी का जो लिंक है वो हम लोग स्टोर करते हैं। मतलब अगर हम लोग ऐसे बोले कि 1021 का जो पीसीबी है वो है, अगर हम लोग ऐसे करके इसको लिंक कर देते तो वो जनरली, ये लिंक जनरली कहाँ पर स्टोर होता है, प्रोसेस टेबल में स्टोर होता है। तो ये होता है हमारा प्रोसेस टेबल। सो प्रोसेस टेबल कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, प्रोसेस आईडी एंड पॉइंटर्स। ओके, प्रोसेस आईडी एंड पॉइंटर्स। तो ये P1 का प्रोसेस आईडी क्या है, 1021, और C1 का प्रोसेस आईडी है 1022। तो ये 1021 ऑलवेज पॉइंट करेगा इस पीसीबी को, ये देखिए, और ये 1022 ऑलवेज पॉइंट करता है ए पीसीबी को। तो ये प्रोसेस टेबल जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस टेबल। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है क्या नहीं, जब हम लोग फॉर्क यूज करते हैं कैसे होता है। और हर एक प्रोसेस का खुद का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का जो लिंक होता है या फिर जो उसको पॉइंट करता है वो जनरली हम टेबल के यूज से हम लोग उसका स्टोर करके रखते हैं उसका डिटेल्स। ओके, सो ये प्रोसेस टेबल हमें बाद में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, बहुत कुछ जानने में। ओके, सो ये प्रोसेस टेबल क्या होता है, बेसिकली ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही होता है जो कि कंसिस्ट होता है इन दोनों चीज के ऊपर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड भी देख लेते क्या है हमारे पास। तो अभी हम लोग कुछ प्रोग्राम देखने वाले हैं। ओके, सो ये प्रोग्राम देख के हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कैसे एक फॉक सिस्टम कॉल परफॉर्म होता है या फिर कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये देखिए, मैंने पहले एक प्री प्रोसेसर लिख दिया। ओके, और वैसे बोल सकते हो हेडर फाइल लिख दिया मैंने, हैज इंक्लूड stdio.h। देन मैंने लिखा int main। ओके, मेन फंक्शन में लिख रहा हूँ, इसका बॉडी के अंदर मैंने बस लिखा हेलो वर्ल्ड \n। मतलब क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके बाद न्यू लाइन पे चला जाएगा कर्सर। ओके, और रिटर्न 0 लेके ये प्रोग्राम एंड कर दिया। तो इसका अगर मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आउटपुट क्या निकलेगा, मेरे स्क्रीन पे आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ओके, सो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये समझने में। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉर्क ऐड कर दूं, फॉर्क क्या होता है, एक सिस्टम कॉल होता है, लेकिन stdio.h को पता नहीं होता फॉर्क क्या है। ओके, stdio.h को ये पता नहीं होता है फॉर्क होता क्या है। ओके, सो क्योंकि इसको पता नहीं है तो हमें इसको बोलना पड़ेगा प्रोग्राम को कि फॉर्क एक सिस्टम कॉल होता है, इसका जो डिक्लेरेशन है। ओके, इसको अगर मैं परफेक्टली बोलना चाहूँ कि इसका जो डिक्लेरेशन है, इसका डिक्लेरेशन stdio.h को पता नहीं होता, तो वो किसे पता होता है, वो unistd.h को पता होता है। ओके, इसको पता होता है फॉर्क क्या होता है, इसका जो डिक्लेरेशन है इसके अंदर है। ओके, इस हेडर फाइल के अंदर है unistd.h। सो अगर हम लोग ऐसे करके इसको लिख देते हैं तो इसका जो आउटपुट आता है ना, वो हेलो वर्ल्ड 2 बार प्रिंट हो जाएगा, इसका जो आउटपुट होगा। तो ये क्यों हो रहा है, हेलो वर्ल्ड 2 बार क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने तो एक बार ही लिखा है ना हेलो वर्ल्ड, तो ये 2 बार क्यों प्रिंट हो गया, तो ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे अभी। ओके, ये हम लोग समझेंगे अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया बेसिक हमारा प्रोग्राम क्या था। अगर ये फॉर्क को आप लोग अभी के लिए इग्नोर करते तो बेसिक प्रोग्राम हमारा ये था जहां पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था। तो ये हमारा प्रोग्राम था P1। ओके, इस प्रोग्राम में क्या हो गया, इस प्रोग्राम में हमारे पास फॉर्क आ गया एक। ओके, फॉर्क नाम का एक फंक्शन यहाँ पर आ गया। सो ये फॉर्क, ओके, FORK, फॉर्क। तो P1 को क्या मिला, फॉर्क मिल गया। ओके, क्योंकि P1 को फॉर्क फंक्शन मिल गया तो वो क्या करेगा, वो खुद तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ उसका एक कॉपी भी बन जाएगा। ओके, सो P1 खुद तो चलेगा, P1 खुद तो चल ही रहा है, उसके साथ उसका एक चाइल्ड प्रोसेस भी बन जाएगा C1। और मैंने ये भी बताया आप लोगों को P1 के अंदर जो भी कंटेंट है, क्योंकि अभी P1 के अंदर हम अगर ये फॉर्क नहीं है, क्योंकि फॉर्क इवॉल्व हो गया, तो P1 के अंदर क्या है, P1 के अंदर हेलो वर्ल्ड एंड रिटर्न 0 है, तो ये फॉर्क का ड्यूटी तो कंप्लीट हो गया। तो P1 के अंदर अभी बस हेलो वर्ल्ड है। ओके, सो P1 के अंदर हेलो वर्ल्ड है।
सो सिमिलरली H1 के अंदर भी क्या होगा, H1 के अंदर P1 के जैसे ही होगा, सेम टू सेम हेलो वर्ल्ड होगा। ओके, सो अभी अगर हम लोग अच्छे से देखें तो P1 में भी हेलो वर्ल्ड है, C1 में भी हेलो वर्ल्ड है, तो इसके लिए एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और ये C1 के लिए एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड कितना बार प्रिंट हुआ, 2 बार, तो यही आया हमारा आउटपुट। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। अगर हम लोग फॉर्क यूज करते तो वो जो प्रोग्राम है वो डुप्लीकेट बन जाएगा, उसका डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा और उसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा चाइल्ड में भी, और दोनों से हम लोगों को सेम आउटपुट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है, यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग वापस से और एक सी प्रोग्राम देखते हैं। ये बेसिक प्रोग्राम, इसका आउटपुट आता है क्या हमारा, हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं यहाँ पर 2 फॉर्क यूज कर दूं अभी, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर 2 फॉर्क यूज करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 4 हेलो वर्ल्ड। ओके, तो कैसे हो रहा है इसका भी अगर मैं डायग्राम बना के आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, तो हमारे पास P1 था, तो पहले के लिए हम लोग रिमेम्बर ये करते हैं कि एक ही फॉर्क लेके चलते, तो P1 के अंदर एक फॉर्क मिला उसको। ओके, तो ए फॉर्क अभी के लिए उसके अंदर, ओके, ये इवॉल्व नहीं हो रहा। ओके, मान लेते इतना सा अलग से एक कंटेनर के अंदर, ओके, इतना सा अलग से कंटेनर के अंदर है, फॉर्क मिला, तो ये फॉर्क यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, ये P1 दोनों टाइप 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ओके, एक P1 बन जाएगा और इसका एक क्या बन जाएगा, चाइल्ड भी बन जाएगा C1। और इन दोनों में क्या कोड रहेगा, इतना सा कोड तो इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। लेकिन क्या ये प्रोग्राम एंड हो गया, नहीं, इसके बाद P1 के अंदर भी वापस से क्या मिलेगा, फॉर्क मिलेगा उसको। ओके, तो ये फॉर्क वापस से आएगा P1 के अंदर। तो अभी इसका कोड कितना हो गया, P1 का इतना सा हो गया, देखिए। सो P1 अभी इतना सा हो गया। ओके, इतना सा ही है P1 के अंदर, अभी इससे ज्यादा नहीं है। तो ये P1 के अंदर इतना सा है, और ये फॉर्क लिखने के लिए ये वापस से डिवाइड होगा, है P1, तो P1 वापस से डिवाइड हो गया। ओके, सो इसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड है और रिटर्न 0, तो इसके अंदर क्या है हमारा, हेलो वर्ल्ड और रिटर्न 0। तो वैसे सेम टू सेम, क्योंकि C1 में भी सेम इतना सही था पहले, तो इस C1 में भी फॉर्क मिलने से ये दोनों वापस से डिवाइड हो जाएगा। तो C1 ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। लेकिन अगर पेरेंट का बात बोलूं मैं, अगर पेरेंट का बात बोलूं, तो पेरेंट के अंदर देखिए, पेरेंट प्रोसेस तो है ही, खुद से फॉर्क मिलने से वो चाइल्ड प्रोसेस भी बना देगा खुद का। लेकिन ये जो चाइल्ड है, जो पहले चाइल्ड था, लेकिन उसको जब फॉर्क मिला तो वो चाइल्ड पेरेंट बन जाएगा। तो ये अभी चाइल्ड नहीं रहा, ये एक पेरेंट बन गया, और ए पेरेंट के लिए भी इसका एक चाइल्ड बन जाएगा, तो इसका चाइल्ड बन गया C3। तो अभी देखिए अगर हम लोग अच्छे से, अभी ए प्रोग्राम में कोई भी फॉर्क स्टेटमेंट नहीं है, अभी बस हमारे पास प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड है। तो इसके लिए एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ओके, सो इसके लिए एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, इसके लिए एक बार हेलो वर्ल्ड, इसके लिए एक बार, और इसके लिए एक बार। तो अगर हम लोग अच्छे से काउंट करें तो 1 2 3 4 टाइम्स हमें हेलो वर्ल्ड मिलेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। और एक सी प्रोग्राम हम लोग ले ले। ओके, ये वाला प्रोग्राम अगर हम लोग लेंगे तो हमारा जो भी डाउट है फॉर्क के ऊपर वो फुल्ली क्लियर हो जाएगा, और हमारा फॉर्क का अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ओके, सेम मैं वापस से पहले जैसे ले रहा हूँ। ओके, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बार 3 फॉर्क फंक्शन यूज कर रहा हूँ। कितना फॉर्क फंक्शन, 3। ओके, 1 2 3। तो अगर मैं 3 फॉर्क फंक्शन यूज करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, तो मेरा आउटपुट आने वाला है यहाँ पर 8। ओके, तो क्यों आया 8, ये भी हम लोग एक बार एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पर प्रोसेस है P1, इसके अंदर पहला जो फॉर्क है तो उसको अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं तो हमारे पास एक P1 बन जाएगा और उसका एक चाइल्ड प्रोसेस बन जाएगा C1। ओके, तो अभी हमारे कोड के अंदर है इतना सा। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे कोड के अंदर अभी है बस ये P1 के अंदर और C1 के अंदर। तो यहाँ पर और एक फॉर्क मिला हमें, तो इसको भी हम लोग एक्सपांड करेंगे। तो ये फॉर्क मिल गया हमें, ये फॉर्क ही मैं यहाँ पर लिखा है, तो ये फॉर्क को हम लोग एक्सपांड करेंगे। तो इसको जब हम लोग एक्सपांड करेंगे तो हमारे कोड में बस इतना सा हो जाएगा, लेकिन इसको एक्सपांड करने से क्या बन जाएगा, इसको एक्सपांड करने से इस प्रोसेस का भी 2 हिस्सा हो जाएगा, एक P1 बनेगा, एक चाइल्ड 1 बनेगा। चाइल्ड का भी सेम टू सेम एक C1 जो है वो पेरेंट बन जाएगा और उसका भी चाइल्ड बन जाएगा। ओके, ये एज इट इज जो मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया वही है यहाँ पर। ओके, तो ए फॉर्क भी हो गया, इसका भी वर्किंग हो गया।
और ए फॉर्क का भी वर्किंग हो गया। अभी हमारे कोड के P1 के अंदर 1 2 3 ये 3 चीज है, C2 के अंदर 1 2 3 चीज है, C1 के अंदर 1 2 3 चीज है, और इस C3 के अंदर भी 1 2 3 चीज ही है। लेकिन अभी देखिए क्या हमारे पास और एक फॉर्क फंक्शन है, हाँ, तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम लोग वापस से और एक फॉर्क यूज करने वाले, तो हमारा जो कोड हो जाएगा फाइनली, तो हमारा कोड बन जाएगा इतना सा। ओके, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी फॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्क मिला तो हर एक जो प्रोग्राम है वो 2 हिस्सों में बच जाएगा भी, और मतलब एक P1 हो जाएगा, एक चाइल्ड 1 हो जाएगा। तो P1 का खुद का एक P1 चाइल्ड होगा, एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, पेरेंट होगा, चाइल्ड होगा, पेरेंट होगा, चाइल्ड होगा। तो हम लोग इनको कुछ नेम दे देते हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से काउंट करते यहाँ पर, तो हमारे पास कितना सारा प्रोग्राम अभी बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 प्रोग्राम अभी चल रहा है। ओके, 8 प्रोसेस, प्रोग्राम नहीं, 8 प्रोसेस रन हो रहा है, जो क्या करेगा, जो लास्ट जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। रिमेनिंग क्या है, हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड ए भी प्रिंट करेगा, ए भी प्रिंट करेगा, ए भी प्रिंट करेगा, ए भी प्रिंट करेगा, ऐसे करके हर एक प्रोसेस बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो अगर मैं काउंट करूँ कितना हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हेलो वर्ल्ड टोटल प्रिंट होगा इससे हम। ओके, तो अभी अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि अगर मैं समरी करूँ ये तीनों जो मैंने प्रोग्राम दिखा है अभी तक, तो अगर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा। देखिए, जब हम लोग फॉर्क यूज कर रहे थे, बस सिंगल फॉर्क यूज कर रहे थे। ओके, पहले इससे 2 स्लाइड पहले जब मैं बस एक फॉर्क यूज कर रहा था, तो उसका आउटपुट एज ए क्या मिला मुझे, जब हम लोग एक ही फॉर्क यूज कर रहे थे तो हमें बस 2 ही प्रोसेस मिले। ओके, 2 प्रोसेस मिले, जैसे कि 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। जब हमारे पास मतलब एक फॉर्क था जब पहले टाइम। ओके, सो जब हमारे पास 2 फॉर्क था तो हमें कितना आउटपुट में कितना प्रोसेस मिला, हमें आउटपुट में 4 प्रोसेस मिले। अभी हमारे पास 3 फॉर्क फंक्शन है, तो हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है, हमें आउटपुट में मिल रहा है 8। ओके, सो इनके एक्सप्लेनेशन तो मैंने राइट साइड में बताया है हर एक स्लाइड में, तो आप लोग देख लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया एक भी एक्सप्लेनेशन, तो वापस से वीडियो में जाके एक बार देख लेना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये तीनों चीजों को अच्छे से कैलकुलेट करके एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं, एक फर्क के लिए हमें 2 मिल रहा है प्रोसेस, 2 फॉर्क के लिए हमें 4 मिल रहा है, 3 फॉर्क के लिए हमें 8 मिल रहा है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग इन तीनों से एक जेनेरिक फॉर्म बनाते तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power n। ओके, n will be the number of fork statement in the प्रोग्राम। जैसे कि इस प्रोग्राम में मैंने 3 फॉर्क यूज किया, तो 2 to the power 3 बन जाएगा हमारा। सो 2 to the power 3 क्या होता है, 8। तो आउटपुट हमें 8 हेलो वर्ल्ड मिला, क्योंकि यहाँ पर 3 फॉर्क थे। तो ऐसे करके आपको कोई भी प्रोग्राम में अगर बस वहां पर फॉर्क स्टेटमेंट ऐसे करके लिखा है, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना सारा प्रोसेस आपका बनेगा। अगर और भी डिटेल में मैं बोलूं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, 2 to the power n टोटल प्रोसेस बन रहा है। ओके, और कितना सारा चाइल्ड होगा हमारे पास, है कि नहीं, ये भी तो एक क्वेश्चन होता है। 2 to the power 8 तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 to the power 8 हमारे पास प्रोसेस बन रहा है, लेकिन चाइल्ड कितना बन रहा है, इससे अगर -1 कर देते तो वो हमारा चाइल्ड बन जाएगा। जैसे कि पहले अगर मैं मान लेता हूँ हमारे पास 2 फॉर्क है, तो 2 to the power 2 विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, मतलब 4 प्रोसेस हमारा बनेगा टोटल। तो 4 प्रोसेस में एक तो हमारा पेरेंट रहेगा और बाकी 3 हमारा क्या बन जाएगा, चाइल्ड। सो चाइल्ड, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड हो जाएगा 2 to the power n minus 1। टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड विल बी द 2 to the power n minus 1, and total number of process when we use fork system call is 2 to the power n। okay, 2 to the power n will be the total number of process when we use fork system call in a program। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं 4 फॉर्क यूज करता हूँ तो कितना बनेगा हमारे पास प्रोसेस, हमारे पास बनेगा 2 to the power 4।
2 टू दी पावर 4 प्रोसेस हमारा बनेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं 2 फॉर्क यूज करता हूँ तो क्या कितना बनेगा, 2 टू दी पावर 2 मतलब 4, 2 टू दी पावर 4 मतलब 16। ऐसे करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। इसमें आपका कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका फॉर्क में कुछ डाउट रह रहा है तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो तो वहां पर एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा फॉर्क के ऊपर। तो उसका ये तो बेसिक है, अगर ये बेसिक भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है आगे कोई लेक्चरों में, जब मैं गेट रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा फॉर्क के ऊपर तो वहां पर समझ में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो इसीलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो में आगे जाके वापस से देख लीजिए कैसे हो रहा है क्या। ओके, तो मैं इन सभी को एक बार इरेज कर देता हूँ। आप लोग अगर चाहिए तो आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे वर्किंग हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। तो ये बेसिक होता है जो हम लोग अगर फॉर्क एक रन करके देखना चाहते हैं कैसे वर्क हो रहा है फॉर्क, तो ये बेसिक होता है। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर्क पहले ही कॉल कर दिया, और क्योंकि हमें पता है फॉर्क एक वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको हम लोग int pid नेम का एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने रिटर्न टाइप दिया इंटीजर, तो उसमें हम लोग स्टोर कर लिए। तो फॉर्क क्या रिटर्न कर सकता है, 0 रिटर्न कर सकता है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर सकता है, या फिर नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अगर 0 रिटर्न करता है तो वो देखिए यहाँ पर लिखा मैंने इफ एल्स इफ के अंदर मैंने लिखा PID इक्वल टू 0 होता है तो वो एक चाइल्ड प्रोसेस डिनोट करेगा, या फिर अगर एक ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि लेस देन 0 तो यहाँ पर लिखा है, तो ग्रेटर देन 0 होता है तो वो पेरेंट प्रोसेस डिनोट करेगा, या फिर वो अगर लेस देन 0 होता है मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू होता है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे अनेबल टू क्रिएट ए प्रोसेस। ओके, सो ये 3 चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, सो ये बेसिक होता है फॉर्क का। अगर इसको आप लोग आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते हैं तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा दिस इज ए पेरेंट प्रोसेस एंड दिस इज ए चाइल्ड प्रोसेस। मतलब पेरेंट प्रोसेस पहले रन हो गया, दिस इज पेरेंट प्रोसेस। उसके बाद क्योंकि पहले टाइम अगर मान लेते जो फॉर्क सिस्टम कॉल है वो रिटर्न कर रहा है कोई पॉजिटिव वैल्यू, ओके, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो ये पहले इफ PID इज लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएगा इफ PID इक्वल टू 0, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि PID का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो आएगा दिस इज ए पेरेंट प्रोसेस। ओके, दिस इज ए पेरेंट प्रोसेस एज आउटपुट आएगा, तो ये वाला आउटपुट आ गया। नेक्स्ट टाइम वापस से ये जो फॉर्क है वो फॉर्क क्या करेगा, क्योंकि मैंने बोला चाइल्ड प्रोसेस भी बनाता है तो चाइल्ड प्रोसेस का वैल्यू क्या होता है 0, तो एलसीफ में आएगा देखेगा PID इक्वल टू 0, तो ए वाला स्टेटमेंट जो है दिस इज चाइल्ड प्रोसेस ए एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो ये होने से दिस इज चाइल्ड प्रोसेस एज आउटपुट आ जाएगा। ओके, और ये वाला स्टेटमेंट बेसिकली आपका नहीं होता, कभी कभी हो सकता है, अदरवाइज से एग्जीक्यूट नहीं होता। सो आई होप आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, सो इसको भी मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट आ रहा है या फिर कुछ भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे ईमेल बॉक्स में ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।